कहानी की शुरुआत में जिम नाम का लड़का अखबार में डकैती हत्या के बारे में पढ़ रहा होता है। वह बताता है कि यह कोई डकैती नहीं बल्कि डकैती की आड़ में हत्या है। और यह मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने कुछ साल FBI में काम किया है। और यह सारी बातें वह सामने कुछ कुत्तों को बता रहा होता है। तभी वहाँ का मालिक आकर उसे धक्के मारकर नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद वह कुछ बच्चों के पास जाकर अपने बचपन की डींगे हाँकने लगता है कि मैंने बचपन में गाय का आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। दरअसल जिम एक आलसी और अपने ही जिंदगी में रहने वाला एक लड़का है और इस सब की वजह से सभी लोग उसे झूठा बुलाते हैं और इसी वजह से उसे हमेशा नौकरी से निकाला जाता है। एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी उम्र में सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तभी वहाँ पर जोशी नाम की लड़की गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए आती है। वह इतनी सुंदर होती है कि जिम उसे देखता ही रह जाता है। जोशी भी उसी को देख रही होती है। जिम उसको दिखाने के लिए चश्मा पहनता है और सिगरेट मुंह में रखता है। यह देखकर जोशी उस पर हंसती है क्योंकि वह दिखने में काफ़ी फनी लग रहा होता है। तभी उसके पिता उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि आज फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वह उसे घर ले आते हैं। घर आने पर उसके भाई बहन उसको चिढ़ाते हैं लेकिन उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद उसके पिता उसे कहते हैं अगर तुम्हें घर में रहना है तो इस घर का किराया देना पड़ेगा और इस बात पर सभी राजी होते हैं। अगले दिन उसके पिता एक स्टोर में उसकी नौकरी लगवाने के लिए ले जाते हैं और उससे कहते हैं अगर यह नौकरी भी तुम्हारे हाथ से निकल गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगा। इंटरव्यू के समय स्टोर का मैनेजर उसे कोई और व्यक्ति समझ लेता है और उसको एक अच्छी नौकरी दे देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मालिक का फ़ोन आता है और फिर सारी असलियत पता चलती है। जिसके बाद जिम को एक नाइट क्लीनर की नौकरी मिलती है। जिम की फूटी किस्मत ने उसको यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। इधर हम देखते हैं जोशी के पिता दो बिजनेसमैन लोगों से बात कर रहे होते हैं। जोशी चुपके से अपने कमरे में जाने लगती है लेकिन उसके पिता उसे रोक लेते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं। जोशी जानबूझकर अपना कोट उतारती है और एक व्यक्ति को किस करती है और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। यह उसने जानबूझकर किया होता है ताकि वह लोग उसे कैरेक्टरलेस लड़की समझे। बाद में जब उसके पिता उसके पास आते हैं तो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि आज तुमने क्या किया है? यह कहने के बाद वह वहाँ से चले जाती हैं। उसी रात वह लुटेरे जिनकी खबर अखबार में छपी थी वह एक कपल की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। अगले दिन जिम नौकरी पर जाने के लिए एक गाड़ी बुक करता है। यह देखकर उसके पिता के तो होश ही उड़ जाते हैं। रास्ते में वह उन बच्चों से मिलता है। वह फिर से डींगे हाँकने लगता है और कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। जिम स्टोर पहुँचते ही वह ऐसा बिहेव करता है कि वह ही वहाँ का मालिक हो। जोशी भी इस स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए आई होती है लेकिन साथ ही साथ वह कुछ सामान चुरा लेती है। फिर कुछ देर बाद स्टोर बंद होने का अनाउंसमेंट होता है। रात में स्टोर का मालिक उसे काम बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी चीज छूनी नहीं है। इसके बाद वह लाइट को ऑटो मोड पर रखकर स्टोर बाहर से बंद करके वहां से चला जाता है। जिम के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे थोड़ा डर लग रहा होता है। वह उससे चाबी मांगता है लेकिन स्टोर का मालिक वहां से जा चुका था। तभी स्टोर की इमरजेंसी लाइट को छोड़कर सभी लाइट चली जाती हैं लेकिन जैसे तैसे करके वह पावर स्विच बटन को ऑन कर देता है जिससे लाइट फिर से वापस आ जाती है। अब वह अपना काम शुरू करता है लेकिन वह मशीन को सही तरीके से चला नहीं पाता और काम को बढ़ाने लगता है। 15 मिनट काम करते ही वह थक जाता है और अपना मनोरंजन करने के लिए वह एक टीवी को ऑन करता है। इससे उसका मन नहीं भरता। फिर वह आधी रात को अपने पेरेंट्स को कॉल करता है लेकिन पेरेंट्स काफ़ी बोर हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा रात काफ़ी हो गई है, तुम अपना काम करो। भाई जिम की तो यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती हो गई थी। बोर होने से बचने के लिए वह कुछ ना कुछ करता रहता है और बीच में साफ सफाई भी करता है। स्केटिंग करते समय वह जोशी को देखता है और उसको देखने के चक्कर में वह टकराकर नीचे गिर जाता है।
जोशी उसके पास जाती है और प्यार से उससे पूछती है क्या उसको लगी तो नहीं। इधर जोशी के पिता एक पुलिस वाले के संग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। स्टोर में जिम अपने कपड़े बदलते समय उससे पूछता है कि इस समय तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह बताती है कि शॉपिंग करने आई थी लेकिन चेंजिंग रूम में ही सो गई। अब दोनों लोग डिनर करते हैं। खाने के वक्त जिम फिर से डींगे हाँकने लगता है कि उसके पिता सीमेंट के व्यापारी हैं, लेकिन जोशी उसकी बातों को टोकती है और कहती है क्या तुम हमेशा से इतना बोलते हो। जिम बताता है हाँ, उसको बातें करना पसंद है। डिनर के बाद वह लोग मूवी देखते हैं। जिम एक सिगार पीने लगता है। जोशी उससे कहती है इस शहर के लोग तुम्हें हमेशा झूठा बुलाते हैं, क्या यह सच है। जिम उससे कहता है कि लोग मुझसे जलते हैं, तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करो क्योंकि लोग तुम्हें भी परेशान करने वाली लड़की बुलाएंगे। जोशी उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है। जिम उससे पूछता है कि तुम मुझे मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसा लगता हूँ, लेकिन जोशी उससे कहती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बातों ही बातों में जोशी उसे बताती है कि वह चेंजिंग रूम में सोई नहीं बल्कि जानबूझकर रुकी थी। मैंने कुछ चीज़ें चुराई थीं और बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि अगर मैं बाहर जाती तो मेरे पिता की इज्जत खराब हो जाती, इसलिए मैं चेंजिंग रूम में छुपी हुई थी। जिम उससे कहता है कि तुम्हें तो पैसों की कोई भी कमी नहीं है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। जोशी उसे बताती है कि तुम काफी नसीब वाले हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, तुम खुलकर अपनी जिंदगी जीते हो। जिम चौंककर उससे कहता है कि वह कहीं से खुश नहीं है। इसके बाद वह उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बताता है कि शहर मुझे झूठा बुलाता है और मेरा परिवार मुझ पर हंसता है। जोशी उसे समझाती है कि तुम्हारी जिंदगी कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे पिता कंट्रोल करते हैं। थोड़ी देर बाद जोशी एक म्यूजिक बजाती है और डांस करती है। जिम भी उसे देखकर डांस करने लगता है। जोशी हमेशा से ही जिम की तरह जिंदगी जीना चाहती है। जिम उससे कहता है कि तुम अपने पिता से कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। इस पर जोशी उदास होकर उससे कहती है क्योंकि वह अकेला रहना नहीं चाहती। जोशी को एक आइडिया आता है। वह उससे पूछती है कि क्या हमेशा के लिए तुम मेरे साथ लॉस एंजलिस चलोगी, जिस पर जिम उससे कहता है कि इधर मेरे पिता का क्या होगा। जोशी उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता को लगेगा कि तुमने अपने दम पर अपना रास्ता बनाया है। इसके बाद जिम उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। जोशी उसे बताती है कि उसके पास $52,000 हैं। इतने रुपए जिम ने पहली बार गिने होते हैं। फिर जिम उसे बताता है कि शायद तुम्हें याद नहीं होगा कि बचपन में हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दिन डांस पार्टी में मैंने स्टेज पर तुम्हारे साथ परफॉर्म किया, लेकिन टीचर ने हमें अलग कर दिया। जोशी उससे कहती है कि मुझे पार्टी तो याद है, लेकिन यह याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ डांस किया। जिम उसे अपने दिल की बात बताता है कि हमेशा से उसने यह डांस पूरा करने का सपना देखा है। यह बात सुनकर जोशी इमोशनल हो जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते जोशी उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वह उसे किस करती है। तभी पुलिस वाला स्टोर का गेट खटखटाता है। जिम तुरंत उसके पास जाता है। पुलिस वाला जिम से जोशी के बारे में पूछता है। जिम उससे मना कर देता है कि वह नहीं जानता। इसके बाद पुलिस वाला जोशी के पिता के साथ वहां से निकल जाता है। अब स्टोर के अंदर दोनों लोग स्केटिंग करते हैं। जोशी शायद इससे पहले इतना खुश हुई हो, उससे काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी उनके सामने वही दो लुटेरे आ जाते हैं। चारों की टक्कर हो जाती है। इससे पहले लुटेरे होश में आए, जोशी और जिम वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वह लाइट को ऑफ करके चेंजिंग रूम के नीचे छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद वही लुटेरे उन्हें पकड़ लेते हैं और फर्श पर लिटाल देते हैं। बातें करने के लिए जिम उन्हें अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि फालतू में ही तुम लोग 500 करोड़ की ड्रग डीलिंग के बीच में आ रहे हो। जोशी समझ जाती है कि उसने फेंकना शुरू कर दिया है। जिम अपनी बातों को कंटिन्यू करता है और उन्हें बताता है कि कुछ ही देर बाद कुछ माफिया आ जाएंगे और तुम्हें बहुत बुरा मारेंगे, इसलिए तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। यह जगह छोड़कर जल्द से जल्द चले जाओ। इसके बाद वह लुटेरे जोशी से पूछते हैं तो वह बताती है कि मैं इसकी बंदूक हूँ। अब दोनों लुटेरे कंफ्यूज हो जाती हैं।
तभी जिम नाटक करने लगता है और ऐसा माहौल बना देता है कि माफिया आ गए हैं और बड़ी चालाकी से उनसे उनकी बंदूक छीन लेता है और उन्हें ज़मीन पर लेटाल देता है। जोशी जिम की चालाकी देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है। लुटेरा उनसे कहता है कि इन बंदूक में कोई भी गोली नहीं है। यह जानकर जिम उसे उसकी बंदूक वापस कर देता है, लेकिन लुटेरे बंदूक चलाते हैं जिसमें सच में गोली होती है। अब वह दोनों को फिर से पकड़ लेते हैं। जोशी समय को भाग जाती है और उनमें से एक लुटेरे से कहती है कि क्यों ना हम लोग इस स्टोर की चीज़ें चुरा कर भाग जाएं। वह लोग राजी हो जाते हैं और तीनों मिलकर उस स्टोर की चीज़ें चुराने लगते हैं। जिम उन तीनों को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन लुटेरा उससे कहता है अगर तुम बीच में आए तो मारे जाओगे। जिम हैरानी से जोशी को देखता है, लेकिन जोशी भी उससे कहती है कि तुम बीच में मत पड़ो, जिसके बाद जिम नीचे बैठ जाता है। अब लुटेरे गाड़ी में सामान भरने लगते हैं। जोशी समय रहते उनकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। अब जिम स्टोर रूम की एक सीक्रेट जगह से बंदूक निकालता है। लुटेरे वापस से स्टोर रूम में आ जाते हैं। जिम उन्हें अपनी FBI वाली कहानी बताता है। इसके बाद वह उन पर बंदूक तान देता है। लुटेरे अपनी से बड़ी बंदूक देखकर डर जाते हैं। जिम उन पर गोली चलाने लगता है। इधर हम देखते हैं जोशी के पिता अपनी बेटी को ढूंढने के चक्कर में एक कैफे में चले जाते हैं। इतने में जोशी वहां पर पहुंच जाती है और स्टोर का सामान वापस करके जिम के साथ निकल जाती है। दोनों अच्छी ड्रेस पहनकर जिम के घर के चौराहे के पास उतरते हैं। बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जिम वह शहर छोड़ देता है और जोशी के साथ हमेशा के लिए लॉस एंजलिस चला जाता है। इधर पुलिस वाले को स्टोर में वही दोनों लुटेरे मिल जाते हैं। लॉस एंजलिस में जिम और जोशी एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।